हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पॉलिटी में अब हमारा टॉपिक बच रहा है स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य के बारे में कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो हमें देखने हैं इम्पोर्टेंट। तो राज्य के बारे में संविधान के भाग 6 में बताया गया है, भाग 6 में, और इससे संबंधित आर्टिकल हैं 152 से लेके 237। तो राज्य से संबंधित आर्टिकल हैं 152 से 237 और भाग 6 में बताया गया राज्य के बारे में। तो उनसे संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो अपन करेंगे, सारे नहीं करेंगे राज्य में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले राज्य में हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, गवर्नर के बारे में। तो राज्यपाल जो है, गवर्नर, ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। केंद्र में होते हैं राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख, और राज्य में कौन होता है? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करते हैं। किसके रूप में? केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। तो ये दो कार्य निभा रहे हैं। पहला, राज्य के संवैधानिक प्रमुख है, तो राज्य में संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो है सरकार चले, उसके अकॉर्डिंग काम हो, उसका ध्यान रखना। दूसरा है केंद्र सरकार के जो भी योजनाएं हैं या उनसे संबंधित जो भी कानून है केंद्र सरकार के, उनको राज्य में लागू करवाना। तो उनके प्रतिनिधि के रूप में भी वो कार्य करते हैं, यानी कि डबल, इनकी कहें दोहरी क्षमता से कार्य करते हैं। तो राज्यपाल क्या हो गए? राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, और ये राज्य के कार्यकारी प्रमुख भी होते हैं। राज्य के कार्यकारी प्रमुख भी होते हैं। जो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसमें निहित होती हैं? राज्यपाल में। केंद्र में किसमें होती हैं? राष्ट्रपति में, और स्टेट में हो जाएगी राज्यपाल में। इसके बाद राज्य के प्रथम नागरिक, राज्यपाल जो है राज्य का प्रथम नागरिक होता है, राज्य का प्रथम नागरिक। तो ये बेसिक चीजें हैं गवर्नर से संबंधित, कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, और राज्य के प्राथमिक प्रथम नागरिक होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद इनसे संबंधित आर्टिकल्स की हम बात करें। सबसे पहले है आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में बताया गया राज्यपाल का पद, कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल पद का प्रावधान, राज्यपाल पद का प्रावधान किसमें किया गया? आर्टिकल 153 में। राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। इसमें यह प्रावधान किया कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये किसमें प्रोविजन किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956। राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी कि 2 राज्यों का या 3 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। यह है आर्टिकल 153। फिर आर्टिकल 154, आर्टिकल 154 में बताई गई है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, राज्य की कार्यपालक शक्तियां। तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राज्यपाल में। तो राज्य का कार्यपालक प्रमुख कौन होता है? कार्यपालक प्रमुख, या राज्य की जो सारी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसमें निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 154। इसके बाद है आर्टिकल 155। 155 में बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, कि राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और केंद्रीय सरकार की सिफारिश पर, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 155 किससे संबंधित है? गवर्नर की नियुक्ति से, सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके बाद है आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 बताता है गवर्नर का कार्यकाल, टर्म ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर का कार्यकाल जो है, इसमें जो है 156(1) में ये बताया है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत।
प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक कार्य करते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो इनको इनके पद से हटा भी सकता है। 156(2) में बताया है कि ये अपना इस्तीफा या अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, राष्ट्रपति को। और 156(3) में बताया है कि इनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष इनका कार्यकाल होगा। नियुक्ति से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है, और राष्ट्रपति चाहे तो इनको पहले भी हटाया जा सकता है। और राज्यपाल को हटाने का कोई आधार या प्रक्रिया जो संविधान में उल्लेखित नहीं है, जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है आर्टिकल 61 में, ऐसा कोई प्रोविजन जो है राज्यपाल के बारे में संविधान में नहीं बताया गया। ये हो गया आर्टिकल 156। तो अभी तक हमने गवर्नर के बारे में क्या देखा कि ये राज्य के संवैधानिक प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं। उसके बाद इनसे संबंधित कुछ आर्टिकल हैं। 153 में ये बताया गया है कि राज्यपाल का एक पद होगा स्टेट में, यानी कि राज्यपाल पद का प्रावधान किया है। उसके बाद उसमें 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। उसमें यह कहा कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उसके बाद 154 बताता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। इस राज्य की कार्यकारी शक्तियां जो है राज्यपाल में निहित होंगी। उनकी जो राज्य की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां हैं उनका प्रयोग राज्यपाल के नाम से किया जाएगा। 155 है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी केंद्रीय सरकार की रिकमेंडेशन पर। 156 में बताया कार्यकाल। 156(1) में है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। 156(2) में है कि अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को देंगे, और 156(3) में है 5 वर्ष। तो अपने को इतना याद रखना है कि 156 में कार्यकाल बताया है, कितना बताया, 5 वर्ष, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 157। तो 157 में बताई है कि राज्यपाल पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस। राज्यपाल के लिए योग्यताएं। तो योग्यताएं, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु। तो ये इसमें क्वालिफिकेशन बताई गई हैं। बाकी इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं बताई गई हैं। 157 में क्या है, क्वालिफिकेशन योग्यताएं। सिटीजन ऑफ इंडिया, और मिनिमम एज कितनी है, 35 ईयर्स। उसके बाद है आर्टिकल 158। 158 में है कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। राज्यपाल के पद की सेवा शर्तें क्या होंगी, उसके लिए क्या कंडीशन होंगी, क्या सर्विसेज होंगी, वो सब किसमें बताया है, आर्टिकल 158 में। जैसे कि जो राज्यपाल होते हैं वो MP, MLA या MLC नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन पद पर नहीं होना चाहिए। कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसके अलावा राज्यपाल के पद के अलावा लाभ का पद नहीं ग्रहण करना चाहिए। इनको निःशुल्क आवास मिलेगा, निःशुल्क आवास, वेतन भत्ते, ये सब दिए जाएंगे। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो बताई गई हैं आर्टिकल 158 में। उसके बाद है आर्टिकल 159। आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 बताता है कि गवर्नर को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी। तो गवर्नर को शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित है तो कौन दिलाएंगे, जो सीनियर मोस्ट जज हैं हाई कोर्ट के, वो गवर्नर को शपथ दिलाते हैं। यह है आर्टिकल 159। नेक्स्ट है आर्टिकल 160। आर्टिकल 160। आर्टिकल 160 बताता है कि कुछ ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां हों उनमें राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। किसके लिए सुनिश्चित करता है कि यदि कुछ ऐसी आकस्मिक व्यवस्थाएं हो जाती हैं कि राज्यपाल जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, कि वो जो राज्य में अनुपस्थित हैं या किसी बीमारी की वजह से अनुपस्थित हैं, तब उनके द्वारा जो परफॉर्म किए जाने वाले फंक्शंस हैं उनका निर्वहन कैसे होगा, ये बताता है आर्टिकल 160। क्या बताता है, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन, ठीक है।
ये हो गया आर्टिकल 160। उसके बाद आर्टिकल 161, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ किसमें बताई गई हैं, आर्टिकल 161 में। तो जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ हैं वो कहाँ कहाँ पर उनको क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं। यदि किसी व्यक्ति ने राज्य के कानून का उल्लंघन किया हो, कानून के उल्लंघन के लिए यदि किसी को दंडित किया है, राज्य के कानून के उल्लंघन के मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं। इसके अलावा यदि कोई सैन्य न्यायालय का मामला है, कोई सैन्य न्यायालय का मामला है, तो उसमें राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते। यहाँ पर इनकी जो है क्षमादान की शक्तियों पर एक तरह से हम कहें कि ये लिमिटेशन है, राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते। जबकि राष्ट्रपति को ये पावर थी कि वो यदि सैन्य न्यायालय का कोई मामला है तो उसमें भी उनको क्षमा करने का अधिकार है, क्योंकि हमारी जो भी डिफेंस है, जो तीनों फोर्सेस हैं, उनके सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, राष्ट्रपति। उनके वो ये पावर दी गई थी कि वो सैन्य न्यायालय के मामलों में भी क्षमादान की शक्ति रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक जगह और इनकी जो क्षमादान की शक्ति है उसको सीमित किया जाता है कि मृत्युदंड के मामले में यदि किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उस मामले में ये उसको पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकते, पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकते। वो उसकी सजा को कम कर सकते हैं या उसकी नेचर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से क्षमा नहीं कर सकते। तो ये है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। बाकी जो 5 शक्तियाँ हैं, क्षमा, पार्डन, लघुकरण, कम्यूटेशन, परिहार, रिमिशन, विराम, रेस्पाइट और प्रविलंब, तो ये शक्तियाँ राज्यपाल को भी दी गई हैं। ठीक है, तो ये हो गया पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। सबसे पहले आर्टिकल 157 में क्या है, क्वालिफिकेशन, कि राज्यपाल के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यह आर्टिकल 158, गवर्नर के पद के लिए कुछ सेवा शर्तें बताई गई हैं, इनको क्या सर्विसेज मिलेंगी, क्या उनके पोस्ट के लिए कंडीशंस होंगी, वो सब इसमें बताया है। जैसे कि वो राज्यपाल के पद पर रहते हुए MP, MLA, MLC नहीं हो सकते, कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते और इनको निःशुल्क आवास, वेतन भत्ते आदि दिए जाएंगे। ऐसी और भी बहुत सारी कंडीशंस जो हैं इसमें बताई गई हैं। 159 ये बताता है कि गवर्नर को शपथ दिलाएंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और यदि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है तब दिलाएंगे हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। फिर आर्टिकल 160 में बताया है कि कुछ ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां हो जाती हैं कि जिनमें राज्यपाल अनुपस्थित है। अब वो किसी भी कारण से अनुपस्थित हो सकते हैं, या तो वो राज्य से बाहर गए हो, या राज्यपाल का पद खाली हो, या फिर बीमारी की वजह से जो वो अनुपस्थित चल रहे हो। तो ऐसी कंडीशंस में उनके कार्यों का निर्वहन किसके द्वारा किया जाएगा वो बताता है आर्टिकल 160। फिर 161, गवर्नर की क्षमादान शक्तियाँ। इसमें यदि राज्य के कानून का उल्लंघन किया गया है तो उस मामले में राज्यपाल जो है क्षमा कर सकते हैं। सैन्य न्यायालय के मामले में क्षमा नहीं कर सकते और मृत्युदंड के मामले में पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकते। उसमें वो सजा को कम कर सकते हैं या उसकी नेचर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको 5 तरीके की शक्तियाँ जो राष्ट्रपति को दी गई हैं, वो 5 शक्तियाँ इनको दी गई हैं, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और रेप्राइव। फिर आर्टिकल 162, तो आर्टिकल 162 डिफाइन करता है कि जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ तक होगी, राज्य की कार्यकारी शक्ति को परिभाषित करता है। कार्यकारी शक्ति के, हम कहेंगे इसके दायरे को परिभाषित करता है कि जो राज्य की कार्यकारी शक्ति है वो कहाँ तक होगी, दायरे को परिभाषित करता है आर्टिकल 162। तो इससे हमारा क्या तात्पर्य है, इसका मतलब ये है कि जो राज्य की कार्यकारी शक्ति है वो कहाँ तक होगी। तो जो राज्य की कार्यकारी शक्ति है वो उन मामलों तक होती है जहाँ तक राज्य की विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है। जो राज्य की विधायिका है वो कानून बना सकती है, जहाँ तक वो कानून बना सकती है वहाँ तक उसकी क्या हो जाएगी, उसका दायरा हो जाएगा, यहाँ तक जो उसकी कार्यकारी शक्ति रहेगी। राज्य की विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है। तो
आर्टिकल 162 क्या बताता है, जो राज्य की कार्यकारी शक्ति है उसका दायरा कितना होगा, यदि राज्य की विधायिका कोई कानून बनाती है तो वो कहाँ तक लागू होगा, तो ये बताता है आर्टिकल 162। इसमें ये कहा है कि जहां तक राज्य की जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, वो कानून बना सकती है, उसको कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जहां तक वहां तक उसकी कार्यकारी शक्ति सीमित होगी। ये है आर्टिकल 162। फिर आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 में ये कहा है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 163 में कहा है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसके मुख्य कौन होंगे, मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद के प्रमुख कौन होंगे, मुख्यमंत्री। आर्टिकल 163 एस्टेब्लिश द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज एंड एड द गवर्नर इन एक्सरसाइजिंग देयर फंक्शंस, कि राज्यपाल को अपने कार्य करने के लिए उनको सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसके प्रमुख कौन होंगे, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। उसके बाद है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 में बताया है मंत्रियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रियों की नियुक्ति में सबसे पहले राज्य में आते हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके अलावा जो भी मंत्री हैं, अन्य मंत्री, तो इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। इनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे, राज्यपाल, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। ये हो गया आर्टिकल 164। 164 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर। इनको नियुक्त करने की शक्ति किसको दी गई है, राज्यपाल को। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री के अलावा जो भी अन्य मंत्री होते हैं राज्य में, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन सीएम की सलाह पर। उसके बाद है आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्य के महाधिवक्ता। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य के महाधिवक्ता, सबसे पहले तो राज्यपाल, राज्य का महाधिवक्ता होता कौन है, ये होता है राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी। राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है महाधिवक्ता, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, प्रथम विधिक अधिकारी। सेंटर में कौन होता है, महान्यायवादी, और जो महान्यायवादी का काम सेंटर में होता है वही काम राज्य में करते हैं महाधिवक्ता। तो राज्य के महाधिवक्ता कौन होते हैं, राज्य के फर्स्ट लॉ ऑफिसर। इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। योग्यता इनकी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होती है। वेतन इनका राज्यपाल निर्धारित करते हैं और इनकी सहायता के लिए लोक अभियोजक होते हैं। और ये भी जो राज्य की विधानसभा और उनकी जो समितियां होती हैं, उनकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन उस पर उनको मत देने का अधिकार नहीं है। ये है आर्टिकल 165। उसके बाद है आर्टिकल 167। 167 बताता है ड्यूटीज ऑफ द सीएम इन रिलेशन टू द गवर्नर। इसमें क्या बताए गए, सीएम के कर्तव्य। सीएम के कर्तव्य बताए गए राज्यपाल के संबंध में। राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे, वो किसमें बताए हैं, आर्टिकल 167 में बताए गए हैं। तो मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे, मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि राज्य का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, या कोई भी कानूनी प्रस्ताव है, कोई भी कानूनी निर्णय लिया जाता है, तो उसके बारे में वो सूचना किसको देंगे, वो राज्यपाल को सभी निर्णयों से सूचित करवाएंगे। और यदि राज्यपाल कोई जानकारी मुख्यमंत्री से चाहते हैं तो वो भी उनको उपलब्ध करवाएंगे। यह है आर्टिकल 167, ड्यूटीज ऑफ द सीएम इन रिलेशन टू द गवर्नर। नेक्स्ट है आर्टिकल 168। 168 बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। क्या होगा, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, जिसमें कौन कौन शामिल होंगे, विधानमंडल होगा जिसमें एक तो राज्यपाल होगा,
एक तो क्या होगा, राज्यपाल। उसके अलावा उसमें या तो एक सदन हो सकता है या दो सदन हो सकते हैं, एक सदन या दो सदन। 168 बताता है कि एवरी स्टेट हैज ए लेजिस्लेचर दैट इंक्लूड्स द गवर्नर एंड वन और टू हाउसेस, कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, उनमें से एक तो राज्यपाल होगा, उसके अलावा एक सदन होगा जो कि विधानसभा सभी राज्यों में होती है, और ऊपरी सदन होता है विधान परिषद। एक तो क्या हो जाएगा, विधानसभा जो कि निचला सदन होता है, ये प्रत्येक राज्य में होती है। उसके अलावा विधान परिषद जिसको ऊपरी सदन बोलते हैं, तो ये किसी राज्य में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और विधान परिषद, किसी राज्य में विधान परिषद होगी या नहीं होगी, इसकी अनुमति कौन देती है? इसकी अनुमति देती है संसद। संसद, पार्लियामेंट इस पे कानून बनाकर किसी भी राज्य में विधान परिषद बना सकती है या हटा सकती है। तो इसमें हमने क्या देखा, आर्टिकल 162 डिफाइन करता है कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ तक होगी। जहाँ तक राज्य की विधायिका को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, वहाँ तक उसकी कार्यकारी शक्ति जो है प्रभावी रहेगी। फिर आर्टिकल 163 बताता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उसके प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 164 कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा। सबसे पहले स्टेट में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। उसके बाद जो अन्य मंत्री बनेंगे उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, लेकिन सीएम उनको रिकमेंड करता है, उसके आधार पर वो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। 165 बताता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में, जो कि राज्य के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इनकी क्वालिफिकेशन होती है हाई कोर्ट के जज के बराबर, और ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी जारी रख सकते हैं, लेकिन जो राज्य सरकार है उसके विरुद्ध ये किसी मामले में नहीं लड़ सकते हैं। और राज्य विधानसभा में उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट इनको नहीं है। और इनकी सहायता के लिए लोक अभियोजक होते हैं। महान्यायवादी के लिए सहायता के लिए कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल। और इनकी सहायता के लिए कौन होते हैं? लोक अभियोजक। इसके बाद 167 सीएम के कर्तव्य बताए गए हैं कि राज्यपाल के प्रति उनके क्या कर्तव्य होंगे, कि जो भी राज्य का प्रशासन है, कानूनी निर्णय लिए जाते हैं, उनके बारे में वो राज्यपाल को अवगत कराएंगे। और यदि राज्यपाल किसी मामले से संबंधित उनसे सूचना चाहते हैं तो वो उनको उपलब्ध करवाएंगे। और 168 में कहा है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, उसमें एक राज्यपाल, उसके अलावा एक सदन हो सकता है या फिर दो सदन भी हो सकते हैं। तो विधानसभा तो निचला सदन होता है, ऊपरी सदन होता है विधान परिषद। किसी राज्य में विधान परिषद की अनुमति वहां पर होगी या नहीं होगी, उसकी अनुमति कौन देता है? संसद। इसके बाद है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 ये बताता है कि यदि राज्य विधानमंडल कोई विधेयक पारित करती है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के पास जाएगा लास्ट में, तो उस पर राज्यपाल की क्या शक्ति होगी। पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताता है कि संबंध में राज्यपाल की क्या शक्ति होगी। ठीक है। तो आर्टिकल 200 में ये कहा है कि गवर्नर के पास कुछ अधिकार हैं जो विधेयक राज्य विधानमंडल पारित करके स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजती है। सबसे पहला है कि वो उस पर सहमति दे सकता है कि विधेयक को स्वीकृत कर दे, असेंट टू द बिल, कि विधेयक पर क्या अपनी सहमति दे दे। इसमें क्या राज्यपाल जो है विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं। ठीक है। सेकंड है कि वो अपनी सहमति को रोक सकते हैं, सहमति न देना, विथहोल्ड असेंट, कि वो उस पर मंजूरी देने से इनकार कर देंगे, विधेयक को मंजूरी नहीं देंगे। ये हो गया दूसरी। तीसरी है कि वो उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। उनको ये शक्ति दी गई है कि वो किसी भी बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसको सुरक्षित रख सकते हैं। कि कोई भी बिल है, वो यदि राज्यपाल को लगता है कि ये जो है संविधान का थोड़ा सा मतलब वोलेशन कर रहा है या केंद्र सरकार की शक्तियों को कुछ प्रभावित कर सकता है, तो ऐसा कोई जो बिल है उसको राज्यपाल क्या करते हैं? राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं।
तो ये तीसरी शक्ति इनको दी गई है। तो तीसरी कौन सी है कि वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो आर्टिकल 200 में क्या बताया गया है कि राज्य विधानमंडल कोई विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है स्वीकृति के लिए, तो उस समय राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो सबसे पहली है कि वो विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, उसको स्वीकृत कर सकते हैं। दूसरा है कि उस पर सहमति ना दें, विधेयक को क्या कर दें, वो उसको इनकार कर दें या उस पर जो है रिफ्यूजल दे दें। थर्ड होता है कि यदि राष्ट्रपति उसको राज्यपाल को लगता है कि ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए, तो उसको राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसको सुरक्षित रख सकते हैं। यह है आर्टिकल 200। उसके अलावा है आर्टिकल 213। तो आर्टिकल 213 में क्या है, आर्टिकल 213 में बताया गया है ऑर्डिनेंस के बारे में, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो जो आर्टिकल 123 में शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है अध्यादेश जारी करने की, वो राज्य में किसको दी गई है, राज्यपाल को। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 213 के तहत। सेम जो प्रोविजन सेंटर में होंगे ऑर्डिनेंस के लिए, वही राज्य में होते हैं। ये राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर गवर्नर जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होता है इसका, ये कितने समय तक ऑर्डिनेंस लागू रह सकता है, तो 6 माह 6 सप्ताह। आर्टिकल 213 में क्या है, ये गवर्नर को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर देता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है यदि विधानसभा का सदन नहीं चल रहा हो, सत्र नहीं चल रहा है और किसी कानून की आवश्यकता है, तब जो राज्य मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और मैक्सिमम कितने टाइम तक वो रहेगा, 6 माह 6 सप्ताह तक वो रहेगा। इसके अलावा हम थोड़ा सा राज्य विधानमंडल के बारे में डिस्कस करें। तो राज्य विधानमंडल के बारे में हमने आर्टिकल देखा था 168, कौन सा था, 168। तो 168 में क्या कहा गया था कि जो प्रत्येक राज्य है उसमें एक विधानमंडल होगा, और विधानमंडल में क्या क्या हो सकता है, एक तो राज्यपाल होगा। राज्यपाल किसमें बताया है, आर्टिकल 153 में। उसके अलावा विधानसभा जो कि निम्न सदन होता है, ये प्रत्येक राज्य में होगा। इससे संबंधित आर्टिकल 170, कितना है, आर्टिकल 170। इसमें एक तो ये आ जाता है कि इसमें अधिकतम कितने एमएलए हो सकते हैं, अधिकतम कितने होंगे, अधिकतम 500 एमएलए हो सकते हैं, और न्यूनतम कितने होंगे, न्यूनतम इसमें हो सकते हैं 60 एमएलए। ठीक है, कम से कम 60 एमएलए होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 500 एमएलए। एक होती है विधान परिषद, ऊपरी सदन। तो विधान परिषद को बताया गया आर्टिकल 169 में, और किसी राज्य में विधान परिषद होगी या नहीं होगी, इसकी अनुमति कौन देती है, पार्लियामेंट। अब इसमें न्यूनतम सदस्य बताए गए हैं 40, न्यूनतम कितने होंगे, न्यूनतम 40 सदस्य होंगे, और विधानसभा की 1/3, विधानसभा में जितने सदस्य हैं उनके 1/3 सदस्य विधान परिषद में होंगे। तो ये हो गया विधान परिषद। उसके अलावा किन किन राज्यों में विधान परिषद है, तो किन किन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो 6 राज्यों में 2 सदन हैं अभी, कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और 2019 में जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया 2019 में। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल 168 में हमने देखा कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्य विधानमंडल होगा, उसमें एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153 में बताया है। विधानसभा होगी, आर्टिकल 170, अधिकतम कितने सदस्य, 500 एमएलए, न्यूनतम 60 एमएलए। विधान परिषद आर्टिकल 169 में बताइए, विधान परिषद होगी या नहीं होगी, ये अनुमति कौन देगा, पार्लियामेंट।
आर्टिकल 169 के तहत। न्यूनतम कितने सदस्य होंगे? 40। और विधानसभा की 1/3 सीटें होती हैं विधान परिषद में। अब कौन कौन से राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं? तो 6 राज्य हैं, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और 2019 में जे.एंड.के में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। ये हो गया हमारा राज्य से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, वो कंप्लीट हो गए। इसके साथ ही हमारी जो पॉलिटी है वो समाप्त होती है।